नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी बनेगा देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह होगी आसान। राज्य सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर भाजपा को घेरा। कहा, अब तक तो ये सरकार सनातन धर्म मानने वाले लोगों से भी डरने लगी। अमरोहा में आप सांसद संजय सिंह मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते नजर आए। कहा, शराब घोटाले के नाम पर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। सच्चाई सामने आई है। दिल्ली से लखीमपुर जा रही बस पीलीभीत पूरनपुर हाईवे पर सड़क किनारे खाई में पड़ी। हादसे में 15 से अधिक यात्री घायल। यूपी से होली के बाद कठिन हुई दिल्ली मुंबई की वापसी। फ्लाइट से महंगे बिके निजी बसों के टिकट। ट्रेनों में मारामारी। गर्मी में बिजली कटौती के लिए रहे तैयार। यूपी में मार्च में ही 19,000 मेगावाट पार पहुंच गई है खपत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिकेट टीम को बधाई दी है। सीएम ने भारतीय क्रिकेट टीम को दी जीत की बधाई। लिखा, जयतु भारतम। आज फिर आसमान तिरंगा हो गया। $145 करोड़ भारतवासियों को हार्दिक बधाई। विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का हृदय से अभिनंदन। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पहली बार असम में सपा उतारेगी प्रत्याशी। असम विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाएगी समाजवादी पार्टी। बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए लड़ेगी चुनाव। असम के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा सीटों के हिसाब से देश में तीसरे नंबर पर है सपा। विस्तार न होने के कारण नहीं मिल सका है राष्ट्रीय का दर्जा। राष्ट्रीय पार्टी के मानकों को पूरा करने के लिए तैयारियों में जुटी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए अब असम में भी चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से असम के चुनाव है और असम के विधानसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी जो है 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जिस प्रकार से देखा जाए पार्टी के मानकों को पूरा करने के लिए जो है समाजवादी पार्टी की ये पहल है, जिसके देखा जा सकता है जिस प्रकार से लोकसभा की सीटों पर जो है तीसरे नंबर की पार्टी है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी अपने विस्तार के लिए जो है अब असम के 5 सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो है कुछ मानक होते हैं, उन मानकों को पूरा करने पर कितने वोटरों के परसेंटेज के आधार पर भी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, हालांकि असम में जीत भले नाम मिल सके, लेकिन जिस प्रकार से अगर वोटों के परसेंटेज की संख्या बढ़ती है तो उसी के आधार पर तो समाजवादी पार्टी मानक पूरे होंगे और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाएंगे। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि सभा में जिस प्रकार से उसका अच्छा प्रदर्शन रहा प्रदेश के अंदर, उसी प्रकार से जो है समाजवादी पार्टी अपने विस्तार के लिए उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया। हालांकि इससे पहले भी जो है
महाराष्ट्र के चुनाव में भी उनके द्वारा जो है अपनी कई सीटों पर जो है उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया था। अब समाजवादी पार्टी अब असम की विधानसभा में भी अपने पैर पसारने का प्रयास करेगी और उनके द्वारा ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा 5 सीटों में वो सीटें जीत करके विजय प्राप्त करें और राष्ट्रीय पार्टी के जो मानक है उनको पूरा किया जा सके। जी शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि असम विधानसभा चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, बने रहेगा हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी अब असम के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित टिप्पणी के मामले में सीएम की मां पर टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बलरामपुर में मौलाना सलीम के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। बीजेपी के जिलाध्यक्ष की तहरीर पर मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष की तहरीर पर मौलाना के खिलाफ एफआईआर की गई है दर्ज। बलरामपुर सहित यूपी के 83 थानों में मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हिंदू संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, बीजेपी पदाधिकारी ने दी तहरीर। मौलाना की जल्द ही गिरफ्तारी न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मनीष, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर जो विवादित टिप्पणी मौलाना ने की थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से बिहार में जो है मौलाना सलीम के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर मां को लेकर के जो टिप्पणी की गई थी, उसके द्वारा जो है लगातार जो है प्रदर्शन भी देखने को मिला। शनिवार को जो है लखनऊ में जो है छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और उनके द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था कि 4 दिन के अंदर जो है मौलाना के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी करने के बाद जो है अब बलरामपुर थाने में जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के 83 थानों में हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ता, बीजेपी पदाधिकारियों के द्वारा और साथ ही साथ छात्रों के द्वारा जो है जो तहरीर दी गई थी, उनके तहत भी आगे कार्रवाई मुमकिन है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की टिप्पणी को लेकर के ये वाद विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से मौलाना के द्वारा जो है एक माँ जिसके लिए जो एक सबसे उस पे जो है इतनी अभद्र टिप्पणी करने को लेकर के जो है इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और मौलाना की जल्द ही गिरफ्तारी न होने पर प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। सीएम योगी की मां पर विवादित टिप्पणी का मामला, मौलाना के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। बड़ी संख्या में फरियाद लेकर आए फरियादी। सीएम ने फरियादियों की सुनी फरियाद। बता दें कि सीएम ने निस्तारण के निर्देश दिए हैं। सीएम आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम, 5 कालिदास मार्ग में आयोजित होगा कार्यक्रम। सीएम ने फरियादियों की सुनी फरियाद।
सीएम ने फरियादियों की सुनी फरियाद। लखनऊ से खबर आपको बता देता है, जहां पर किसानों को आज मिलेंगे भूखंड। आईटीसीटी योजना के किसानों को आवंटन होगा भूखंड। एलडीए किसानों को लॉटरी के माध्यम भूखंड आवंटित करेंगे। एलडीए 336 किसानों को 870 भूखंड आवंटित करेगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10 बजे से लॉटरी का आयोजन होगा। सुल्तानपुर रोड पर 3490 एकड़ में योजना का काम का हो रहा है विकास। और इसी खबर पर जानने के लिए संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, किसको आज भूखंड आवंटित जाएंगे? अभी तो अभी आपको लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पर जो है 3000 आईटीसीटी योजना है, जिसको लेकर के पहले किसानों को किया गया था और जो किसानों से जमीन उनकी सहमति से ली गई थी। अब इसमें से जो भूस्वामी हैं, जो किसान थे, जिनकी लैंड पूलिंग के तहत एग्रीमेंट हुआ था, उनको आज लॉटरी के माध्यम से जो है निःशुल्क जो है विकसित भूखंड आवंटित किया जाएगा। निश्चित तौर पर एलडीए महा योजना लखनऊ में लेकर आ रहा है, क्योंकि ये अभी तक की जो योजनाएं थी वो बेहतर थी, लेकिन जो आईटीसीटी योजना है वो कहीं ना कहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड, लोगों का आकर्षण इसमें बनी हुई है। निश्चित तौर पर आज एलडीए 336 किसानों को लॉटरी के माध्यम से 870 भूखंड हैं जो आवंटित करेंगे, जो निःशुल्क होंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है आगाज आज एलडीए करने जा रहा है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि ये योजना बाकी से अलग और कई सुविधाओं से लैस होगी। बुलंदशहर से खबर, जहां पर फंदे पर लटके युवक को पुलिस ने बचाया। समय पर पहुंचकर युवक को पुलिस ने फंदे से उतारा। बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने किया रेफर। पारिवारिक कारण से आत्महत्या करने का किया था प्रयास। पारिवारिक कारण से आत्महत्या करने का किया था प्रयास। पॉल्ट्री में मजदूरी करता है संतनगर निवासी विक्की। घरेलू क्लेश से तंग आकर युवक ने उठाया कदम। डायल 112 और पुलिस की सजगता से बची युवक की जान। कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के सिटी स्टेशन इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामले का हाथ सुनी ने लिया हिंसक रूप। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गांव में मची अफरा तफरी, के लोगों में दहशत। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रहरा थाना क्षेत्र के गांव फुरारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बजट के बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अपग्रेड करते रहना है। नई एजुकेशन पॉलिसी ने इसके लिए जरूरी बेस कर दिया है। अब बहुत आवश्यक है कि हमारे करिकुलम मार्केट की जरूरतों के हिसाब से अपडेटेड रहें। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ने की प्रक्रिया को और तेज करनी होगी। एआई और ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी और डिजाइन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे विषयों पर हमें फोकस और बढ़ाना होगा। साथियों, देश में एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल्स में हमारी इसी अप्रोच का प्रतिबिंब है। आज भारत एवीजीसी सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है। भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आज इस वेबिनार में देश के अनेक शिक्षाविद और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जुड़े हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इस वेबिनार में अपने कैंपस को इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और रिसर्च ड्रिवन लर्निंग उसको केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में जरूर मंथन हो। इससे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलेगा और स्किल इकोसिस्टम और मजबूत होगा। साथियों, एक बहुत अहम विषय है स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इस क्षेत्र में ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे देश में स्टेम के विषयों पर रुचि रखने में बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि कोई भी बेटी अवसर के अभाव में रुक न जाए। वेबिनार में आप इस दिशा में जरूर चर्चा करें। हमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर और जोर देना होगा। हमें ऐसा रिसर्च इकोसिस्टम तैयार करना होगा जहां यंग रिसर्चर्स को एक्सपेरिमेंट करने और नए आइडियाज पर काम करने का पूरा अवसर मिले। साथियों, युवा शक्ति तभी राष्ट्रीय शक्ति बनती है जब वह स्वस्थ भी हो, अनुशासित भी हो और आत्मविश्वास से भरी हो। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में खेलों को राष्ट्रीय विकास की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा गया है। खेलो इंडिया जैसी पहलों ने देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दी है। देश भर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इस वेबिनार में आप सभी कुछ सवालों पर जरूर मंथन करें, जैसे छोटी छोटी जगहों से भी प्रतिभाओं की पहचान को और सटीक कैसे किया जाए, हजारों खिलाड़ियों को स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट में सुधार कैसे हो, और तीसरी अहम बात, हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज को और ज्यादा प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए। अगले कुछ वर्षों में देश में कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं। देश ओलंपिक आयोजन के प्रयास में जुटा है। ऐसे में हमें आज
कम आयु के खिलाड़ियों को पहचान कर उन्हें तराशना होगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का परचम लहरा पाएगा। साथियों, टूरिज्म और कल्चर रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब किसी स्थान पर टूरिज्म बढ़ता है तो उस स्थान या उस शहर की ब्रांडिंग भी बढ़ जाती है। और दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहाँ पर सुन रहे थे। और बांदा से खबर आपको बता देता है, जहाँ पर तेज रफ्तार का कहर जारी। रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर, बाइक सवार घायल। बस की टक्कर से एक यात्री गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कालंजर से आ रही बस ने खड़ी ट्रक से टकराई। बस से बाइक सवार को टक्कर मारते हुए ट्रक से टकराई। नगर कोतवाली क्षेत्र के नवाब टैंक के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।